हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 22। इससे पहले ऑलरेडी 21 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस है लक्षद्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता से पूर्व अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में ही सेलुलर जेल है। कहाँ? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही क्या है? सेलुलर जेल है। और आपको तो पता ही होगा कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, वी.डी. सावरकर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। और सर्वप्रथम आयरलैंड के नेता रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान में रखनी है कि आयरलैंड के नेता ये कौन थे? रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। किसकी? होम रूल लीग की ये स्थापना की गई थी, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल को 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के से रूबरू हुए थे। ऑप्शंस है कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शंस है वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, विपिन चंद्र पाल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वी.डी. सावरकर। और आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि ये 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ये कौन कहते हैं? आर.सी. मजूमदार, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ऑप्शंस है अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस,
JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार अध्यक्ष बनाया गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। और दूसरी बार उन्हें 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी के निरंतर विरोध के कारण उन्हें अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? ऑप्शंस है नेपाल, कश्मीर, असम, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, असम। और मैं आपको बता दूं कि असम हिमालय की लंबाई कितनी है। असम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर और कुमायूं हिमालय की इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर और नेपाल हिमालय की इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और नेपाल हिमालय का विस्तार काली नदी और तीस्ता नदियों के मध्य है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? ऑप्शंस है मेडागास्कर, श्रीलंका, रियूनियन द्वीप, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह अफ्रीका में स्थित एक द्वीप है। कौन? रियूनियन द्वीप। ये कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और यह हिंद महासागर में मेडागास्कर, कहाँ? मेडागास्कर के पूर्व में 200 किलोमीटर और मॉरिशस के दक्षिण में स्थित है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान में पंचभद्रा झील अवस्थित है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। और यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे जल की झील है और वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने के काम में बाधा होती है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और पंचभद्रा झील में खार वालों द्वारा नमक बनाया जाता है। कहाँ पर? पंचभद्रा झील में खार वालों द्वारा नमक बनाया जाता है। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? ऑप्शंस हैं सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, नीलगिरी। और आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। ठीक है, नीलगिरी के ये जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग में क्या है? पाल घाट है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। और ये जो है वो क्या है? ये पश्चिम
एवं पूर्वी, यहाँ पे एवं ये पूर्वी घाट का ये क्या है, मिलन स्थल है, मिलन स्थल है। आपको ये ध्यान में रखनी है। और नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु भी हैं। किसके? नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु हैं। आपको ये भी ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शंस है राणा प्रताप सागर, रिहंद, विंध्य सागर, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राणा प्रताप सागर। और मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। आपको ये ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वो कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना है। और चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3 बांध हैं। वो कौन कौन सी है? पहला है गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर और तीसरा है जवाहर सागर। ये कहाँ है? ये कोटा में है और ये चित्तौड़गढ़ और गांधी सागर है मंदसौर में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शंस है 11 जून, 10 अगस्त, 14 जून, 20 जून, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 जून। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, ऑप्शन बी है गैस्पिंग फॉर लाइफ, ऑप्शन सी है वैल्यू एंड डायना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष पुरस्कार जीता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है। और जर्मनी की फिल्म गास्पिंग फॉर लाइफ को छात्र फिल्म पुरस्कार दिया गया है। इसे कौन सा पुरस्कार दिया है? छात्र फिल्म पुरस्कार को छात्र फिल्म पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? छात्र फिल्म पुरस्कार। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ है? जर्मनी की फिल्म है। आपको ये भी ध्यान में रखनी है। और इजराइल के फिल्म वल्वो एंड डायना को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए। आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ की फिल्म थी? ये इजराइल की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कौन सा राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस है 4, 5, 6, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने एक स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल 7 हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि U17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 7 पदक जीते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होगा? 7 पदक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्तिकांत दास। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। ये क्या है? RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये गवर्नर हैं। और स्वामीनाथन जानकी रमन ये RBI के डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, ये क्या बनाए गए हैं? डिप्टी गवर्नर। ये एक्स्ट्रा के लिए आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक किस नदी के प्रवाह को बताता है? यहाँ पे जो बिहार का ये मानचित्र है और यहाँ पे एक जो है यहाँ पे चित्रित किया हुआ है, ये किस नदी के प्रवाह को बताता है? ऑप्शंस है गंडक, कर्मनाशा, सरयू या फल्गु। तो बिहार के मानचित्र में चित्रित स्थान एक गंडक नदी का प्रवाह बताता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, गंडक। और गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये नेपाल हिमालय में है। नेपाल हिमालय। और इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। आपको ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, अटल संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। और यह संग्रहालय और लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थित है। और ये कहाँ है? नई दिल्ली में।
आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीती है? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, मेग लैनिंग, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महिला प्रीमियर लीग 2023 में मेग लैनिंग ने ऑरेंज कैप जीती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेग लैनिंग। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। और पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 को मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी। किसको हराकर? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने किसे हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर विजेता बनी। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ऑप्शंस है आगरा, अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूरत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना स्थापित किया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये कहाँ पे स्थापित किए थे? ये सूरत में किए थे। और 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोला था। आपको ये ध्यान में रखनी है। और अंग्रेज ने दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ प्रथम कारखाना स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में आपको ये ध्यान में रखनी है। तो चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? ऑप्शंस है हुमायूं, अकबर, जहांगीर। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हुमायूं मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हुमायूं। और आपको ये ध्यान में रखनी है, चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने किया। किसकी स्थापना? चित्रकला विभाग की स्थापना अकबर ने किया था। ठीक है, तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर।